हेलो बच्चों, मैं हूं रवि पांडे और मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीटेट, टीईटी और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अनेक जनरल क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं जो विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित हैं। तो आइए हम स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले बता देते हैं कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल रवि पांडे विथ बायोलॉजी को सब्सक्राइब करिए। और इसमें रवि पांडे विथ बायोलॉजी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें जीव विज्ञान संबंधी सभी टॉपिक्स को रखा जाएगा और हम आशा करते हैं कि आपके सिलेबस हाई स्कूल, इंटर व बीएससी स्तर को हम पूरी तरह से मेंटेन कर सकें। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, WWF से क्या आशय है या WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा वर्ल्ड वार फंड, तीसरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और चौथा है वर्ल्ड वॉच फंड। तो यहाँ पर WWF से आशय होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब हम आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो बच्चों, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी जो होता है वह स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट सी जो होता है यह पौधों में क्लोरोफिल को क्षति पहुंचाता है और जंतुओं में, मनुष्यों में कैंसर रोग, चमड़े के रोग आदि को उत्पन्न करता है। तो अतः सबसे अधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट सी हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? बच्चों, जैवमंडल का अजैविक घटक इसमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले मैं जैविक और अजैविक घटक को बताता हूं। बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र में वह घटक जो जीवित हो उसे हम जैविक घटक के रूप में रखते हैं, और वह घटक जो निर्जीव अवस्था में हो और जीवों के जिंदा रहने में सहायक हो उन्हें हम अजैविक घटक कहते हैं। तो इसमें देखिए, अजैविक घटक कौन सा नहीं है इसे आपको बताना है, यानी कौन निर्जीव अवस्था कौन जीवित अवस्था में है उसे आपको बताना है। तो यहाँ पर हम पहले बताते हैं प्रोटीन अजैविक घटक है। मृदा, यह भी निर्जीव अवस्था में है तो यह भी अजैविक घटक है। फास्फोरस भी अजैविक घटक ही है, लेकिन इसमें से अजैविक घटक नहीं है पूछा है, इसलिए आपका क्वेश्चन तीसरा सही होगा। कवक वह जैविक घटक है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका सही है। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बच्चों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। अब आपका अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर उपस्थित है? तो हम आपको बताते हैं, फूलों की घाटी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड को ही हम फूलों की घाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि यह कहाँ पर अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है जेनेवा में, दूसरा है हेग में, तीसरा है न्यूयॉर्क में, चौथा है पेरिस में। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो
हेग में स्थित है। तो आपका सही आंसर जो होगा वह होगा जो है हेग। हेग में जो है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अब आपका जो है अगला क्वेश्चन है, अब आपका जो है अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसके लिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? बच्चों, ध्वनि प्रदूषण के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका है जूल, डेसिबल, न्यूटन और नैनो इकाई। तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर है डेसिबल। अब हम आपको जो है अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? दोस्तों बच्चों, मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जिसे हम झीलों के शहर के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन में है भोपाल, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर। तो आपका जो है सही जो आंसर है वह है भोपाल, क्योंकि भोपाल जो है वह नदियों झीलों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर झीलों की संख्या बहुत अधिक है। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। तो आपका जो है इसमें सही आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होता है? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वे पौधे होते हैं, वे शाकाहारी या मांसाहारी हो ही नहीं सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है यह जो है सीधे पौधों पर डिपेंड होता है, इसलिए हम इसे प्राथमिक उपभोक्ता को ही शाकाहारी मानते हैं कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता ही होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, यानी संकटग्रस्त जो जंतु, बहुत विशाल जो जंतु पांडा है वो किस देश में पाया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राज़ील में। तो इसका सही आंसर है चीन में। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है या ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो इसका जो सही आंसर है वह है ध्वनि प्रदूषण से, क्योंकि ग्रीन मफलर का जो संबंध है वह ध्वनि प्रदूषण से है। अब हम आपको ग्रीन मफलर के बारे में बता देते हैं। बच्चों, रोड, सड़कों पर या किसी भी जो है बड़े हाईवे हुआ या कारखाना हुआ, उद्योग हुए, यहाँ पर बहुत अधिक पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे जो है वहाँ के ध्वनि को नियंत्रित करते हैं और पॉपुलेशन जहाँ पर अधिक होती है वहाँ पर इन ध्वनियों को जाने से रोकते हैं। तो मफलर आप जानते हो जो है, ठंडियों में मफलर का प्रयोग भी करते हो, ठंडी से हमारे शरीर को बचाने के लिए। तो यह जो है, जो हरे पौधों के द्वारा ध्वनि को जो है आबादी क्षेत्रों में आने से रोका जाता है, इसी को हम कहते हैं ग्रीन मफलर, और इसका जो है संबंध ध्वनि से होता है, ध्वनि प्रदूषण से होता है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? अक्सर क्रिसमस का त्यौहार सभी देशों में 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन वह कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? वैसे महीना तो 25 दिसंबर का ही होता है, लेकिन वहां पर अत्यधिक गर्मी रहती है। तो यह ऑप्शन में है जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ऑप्शन में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मिथाइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पर जो है आपका जो सही आंसर है वह है मिथाइल आइसोसाइनेट, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट ही वह गैस था जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार था। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा जो है फसल है जो बायोडीजल के उत्पादन में मदद करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कपास, जेट्रोफा, गन्ना और आलू। तो आपका जो सही आंसर है वह है जेट्रोफा, क्योंकि जेट्रोफा जो पौधा है वह बायोडीजल की एक फसल है जिसके द्वारा बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1982 में, 1986 में, 1992 में और 1996 में। तो इसमें जो है आपका जो सही आंसर है वह है 1986 में। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? जो लावा जो पहाड़ियों चट्टानों से निकलता है उसके द्वारा किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। तो बच्चों इसमें जो आपका सही आंसर है वह होगा काली मिट्टी, क्योंकि लावा के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है जो मुख्यतः पहाड़ियों पर जो है बहुत ही अधिक पाया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? यानी गंगा एक्शन प्लान को किस सुधार के लिए लागू किया गया था? ऑप्शन में है आपका जल की गुणवत्ता, दूसरा है जल का वेग, तीसरा है जल की प्रचुरता और चौथा है जल के तापमान। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो है जल की गुणवत्ता, क्योंकि गंगा एक्शन प्लान जो है जल की गुणवत्ता को अच्छा बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए जो है लागू किया गया था। अब आपका जो है अगला क्वेश्चन 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यहाँ पर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? यानी कौन सा वृक्ष जो है ऐसा है जो जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है या जैविक कीटनाशक के प्रोडक्ट को उत्पन्न करता है? तो इसमें ऑप्शन में है आपका नीम, देवदार, चीड़ और ओक। तो आपका जो सही आंसर है वह है नीम, क्योंकि नीम का पौधा जो होता है वह जैविक कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब आपका जो है अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है, प्लेग क्या है? तो बच्चों प्लेग एक जो है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रोग है जो एक समय महामारी का भी रूप बन चुका था। ऑप्शन में है विषाणु जनित रोग, दूसरा है कवक जनित रोग, तीसरा है जीवाणु जनित रोग, चौथा है खनिज जनित रोग। तो प्लेग एक जो है जीवाणु जनित रोग है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही है, जीवाणु जनित रोग। अब आपका अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन है परजीवी, दूसरा है सहजीवी, तीसरा है मृतोपजीवी और चौथा है सहभोजी। तो बच्चों हम आपको पहले एक एक करके इसमें से बता देते हैं। पहले परजीवी क्या है? देखिए वह जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित हो और उनसे जो है भोजन को ग्रहण करे और उन्हें क्षति पहुंचाए, तो ऐसे जीव को हम परजीवी
कहते हैं। दूसरा होता है सहजीवी। सहजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दो जीवों के साथ साथ रहने से क्रिएट होते हैं और इसमें दोनों को लाभ होता है, किसी को भी हानि नहीं होता। तीसरा है ऑप्शन मृतोपजीवी। मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और चौथे होते हैं सहभोजी। ये ऐसे जो है जीव होते हैं जो दो जीवों के साथ तो अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक जीव को ही लाभ होता है और वह दूसरे को प्रभावित नहीं करते। न तो दूसरा जीव लाभ लेता है और न ही हानि लेता है, तो ऐसे जीव को हम सहभोजी कहते हैं। अतः जो है आपका सही आंसर जो है वह सहभोजी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है चौथा ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो इसके लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। बच्चों, भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का विस्तार हुआ है वो समुद्र नदियों के तट के द्वारा हुआ है और नदियों के तटीय जो मिट्टियाँ होती हैं वो जलोढ़ मिट्टी होती हैं। अतः आपका ऑप्शन दूसरा जो है जलोढ़ मिट्टी सही है। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो पहला ऑप्शन है फिजियोग्राफ, दूसरा है सीस्मोग्राफ, तीसरा है कार्डियोग्राफ और चौथा है बैरोग्राफ। तो बच्चों इसमें जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? चिपको आंदोलन को सबसे पहले शुरू किसने किया है? इसके लिए ऑप्शन में है हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा, मदर टेरेसा और चौथा ऑप्शन आपका है महात्मा गांधी। तो बच्चों इसमें जो है आपका सुंदर लाल बहुगुणा जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि सुंदर लाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को प्रारंभ किया था। अब आपका जो है अगला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, परागकोश में। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी जो है जीव में जो बहुकोशिकीय होते हैं उनमें जो है विभाजन 2 प्रकार से होते हैं, एक माइटोसिस एक मियोसिस। एक सूत्रीय विभाजन होता है, एक अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। जो सूत्रीय विभाजन होता है वह विभाजन उनके वर्धी भागों में होता है, जैसे मूल शीर्ष में और तने में वहाँ पर सूत्रीय विभाजन होंगे। पराग कणों में भी सूत्रीय विभाजन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पराग कणों का निर्माण हो चुका है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव जो जनन अंग जो जनन की कोशिकाएं होती हैं उनका जहाँ पर निर्माण होता है वहीं पर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में परागकोश एक ऐसा जो है भाग है जहाँ पर कोशिका जो जनन की कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण होता है। अतः परागकोश वाला ऑप्शन जो है आपका वो सही है, क्योंकि परागकोश में ही पौधों की परागकोश में ही अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो आपको जो है इसमें बताना है कि ज्वर नियंत्रण के लिए हम किस औषधि का उपयोग सबसे अधिक करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया है ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है पैरासीटामॉल और चौथा है लीव 52। तो यहाँ पर जो है आपका जो सबसे सही ऑप्शन है वह है पैरासीटामॉल, क्योंकि ज्वर नियंत्रण के लिए जो सामान्यतः औषधि का प्रयोग किया जाता है वह होता है पैरासीटामॉल। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, यानी इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कौन सी है? इंसुलिन विटामिन है या प्रोटीन है या वसा है या कार्बोहाइड्रेट है? तो इसके लिए सही जवाब है इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। अब हम आपको जो है अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन में दिया गया है
लैंड स्टीनर, दूसरा है जेनिंग्स, तीसरा है पैटिन एवं मास्ट और चौथा है कार्ल मार्क। तो यहाँ पर जो है बच्चों आपका जो आंसर, जो सही आंसर है वह है लैंड स्टीनर, क्योंकि लैंड स्टीनर ने सबसे पहले मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है, यानी कौन सा पौधा साबुन की तरह कार्य करता है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है आपका रुद्राक्ष, दूसरा है रीठा, तीसरा है तेंदू और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है बच्चों जो दूसरा ऑप्शन जो रीठा दिया गया है यह जो है साबुन की तरह कार्य करता है, क्योंकि रीठा का प्रयोग हम बालों के लिए करते हैं। बालों को सुनहले व चमकदार और कोमल बनाने के लिए रीठा का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आपका क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है, नंबर 1 है बैरोमीटर, दूसरा है थर्मामीटर, तीसरा है सीस्मोग्राफ और चौथा है हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर जो है आपका सही जो आंसर है वह है बैरोमीटर, क्योंकि बैरोमीटर के द्वारा ही वायुदाब को नापा जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है वह है बीटी कपास से संबंधित आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास के लिए जो है हम आपको बताते हैं कि बीटी कपास पहले है क्या चीज़। बीटी कपास बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा उत्पादन है जो बैसिलस थूरीजिनेसिस नामक जीवाणुओं के द्वारा जो है यह उत्पाद बनाया जाता है, और इस उत्पाद में जो है कीटाणुनाशक जो रेसिस्टेंस होते हैं, ये अवरोध होते हैं, ये उपस्थित होते हैं और इन पौधों को कीटों से पूरी तरह से मुक्ति दिलाते हैं। तो यहाँ पर जो है पौधों में ऑप्शन आपका दिया गया है, एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा और एक औषधीय पौधा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह है एक ट्रांसजेनिक पौधा, क्योंकि बीटी कपास को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जीन को ट्रांसफ़र करके उगाया जाता है। अब आपका जो है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपको बताना है कि किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग आम पकाने के लिए किया जाता है। तो वैसे आम का सीजन भी है, इस समय आम पकाने के लिए जो है आप लोग मार्केट से जो है उस रसायन का इस्तेमाल भी करते हैं, खरीद कर लाते हैं और आम को पकाने में भी प्रयोग करते हैं। तो वह कौन सा है? ऑप्शन में आपको दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका तीसरा सही है, कैल्शियम कार्बाइड रसायन का प्रयोग हम आम पकाने के लिए करते हैं। अब जो है आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्रीय पौधा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 पौधों में से आपको चूज करना है कि कौन सा पौधा द्विबीजपत्री पौधा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा है केला, तीसरा है गन्ना और चौथा है सरसों। तो यहाँ पर जो है बच्चों आपका जो ऑप्शन है चौथा वो सही है, क्योंकि सरसों जो है वो द्विबीजपत्री पौधा है। बाकी के बांस, केला और गन्ना जो है वो एक बीजपत्री पौधे हैं। अब हम आपको जो है अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? यानी पौधों में जल किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है कैम्बियम और चौथा है पैलिसेड। तो जाइलम के द्वारा बच्चों, जाइलम जो पौधों के तनों में पत्तियों से लेकर जड़ों तक एक संवहन बंडल उपस्थित होता है, जाइलम, उसके द्वारा जो है पौधे जल को भूमि से, मिट्टी के कणों से अवशोषित करके पौधों के ऊपरी भागों तक लेकर जाते हैं। और हम आपको बता दें कि जो वहाँ पे फ्लोएम दूसरा ऑप्शन दिया गया है, फ्लोएम भी वैस्कुलर सिस्टम ही है, लेकिन वह पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ जड़ों तक पहुँचाता है। तो ऑप्शन आपका जो है जाइलम
सही है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्कर्वी, बेरी, रतौंधी, थकान। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर बेबी बेरी हो गया, जो कि बेरी रोग है। यह विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। और थकान जो है वह लैक्टिक अम्ल के जम जाने से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सही है पहला, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। अब आपका जो है अगला क्वेश्चन है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। मतलब किसी भी नदी के जो पानी होते हैं उसके प्रदूषण का माप किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में है एटीपी, दूसरा है एसटीपी, तीसरा है बीओडी और चौथा है डब्ल्यूपीएल। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चींटी, दूसरा है केचुआ, तीसरा है मधुमक्खी और चौथा है तितली। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका जो सही ऑप्शन है वह है केचुआ, क्योंकि केचुआ के द्वारा जो है मिट्टी की उर्वरकता जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी को जो है वो शुद्ध व पूरी तरह से उर्वरक युक्त बनाने के लिए जो है केचुआ का प्रयोग किया जाता है। इसलिए केचुआ जो है वो किसान मित्र भी होते हैं। अगला ऑप्शन जो है आपका है, अगला आपका क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी समुद्री शैवाल जो है वो कौन से प्रोडक्ट को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन और चौथा है लोहा। तो जो समुद्री शैवाल होते हैं वो आयोडीन को उत्पन्न करते हैं। अतः आयोडीन जो होता है वह समुद्री शैवाल का जो है महत्वपूर्ण स्रोत होता है। हम आपको अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन में, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, मतलब चमगादड़ में ऐसी क्या जो है लक्षण है जो वह शो करता है कि यह एक स्तनधारी प्राणी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है चमगादड़ उड़ता है, दूसरा है रात्रिचर है, तीसरा है शाकाहारी है और चौथा है बच्चे देता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से सबसे जो सही ऑप्शन है वह है बच्चे देता है, क्योंकि चमगादड़ जो है बच्चा देता है, इसलिए उसे हम स्तनधारी की श्रेणी में रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होने वाले रसायन हैं। यानी आर्टिफिशियल जो रेन कराया जाता है वह किस रसायन के छिड़काव से कराया जाता है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है पोटेशियम ब्रोमाइड, तीसरा है सिल्वर आयोडाइड और चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वह है सिल्वर आयोडाइड, क्योंकि कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा ही कराया जाता है। अब आपका अगला जो है क्वेश्चन है, झूम खेती होती है, यानी झूम खेती किस राज्य में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है केरल, पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है मेघालय और चौथा है तमिलनाडु। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि झूम खेती है क्या चीज़। बच्चों, पहाड़ी वाले क्षेत्रों पे, पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ की जंगलों में जो है कुछ इस प्रकार की खेती की जाती है कि वहाँ के जो पौधे होते हैं उन्हें पूरी तरह से जलाकर काटकर नष्ट कर दिया जाता है और वहाँ की मिट्टी पर जो है खेती की जाती है, फसलों को उगाई जाती है। और जब फसल पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें काटने के बाद उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर पौधों को काटकर वहाँ पर जो है फसल के लिए मिट्टी को जो है तैयार किया जाता है और फसल को उगाया जाता है। तो यह जो है मतलब कई जगह अलग अलग जगहों पर होने वाली खेती है, इसलिए इनसे हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। झूम जो है, झूमना जो है, कोई भी व्यक्ति अगर झूम रहा हो तो एक जगह वो स्थिर नहीं रहता, तो इसलिए जो है इस प्रकार की खेती का नाम भी जो है झूम खेती रखा गया है। जो कि आपका जो सही आंसर इसमें है वह है
मेघालय, क्योंकि यह एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर झूम खेती बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन में दिया गया है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बच्चों जो है इसका सबसे सही जो आंसर है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो शुष्क बर्फ होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है। अब हम अगला जो है क्वेश्चन आपको बताते हैं, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो वातावरण में सबसे अधिक हानिकारक सल्फर युक्त गैस कौन सी है? इसमें जो है सबसे पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा है H2S, तीसरा है SF6 और चौथा है SO2। तो यहाँ पर बच्चों जो है सबसे जो सही और सटीक आपका आंसर है वह है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है जो वायुमंडल में उपस्थित होता है। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, किसी जगह में के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं। फ्लोरा और फना किसी जगह पर किस चीज़ को किसको जो है सूचित करते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है ऑप्शन है पहला पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, दूसरा है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, तीसरा है जंतुओं एवं मछलियों को, चौथा है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो जो फ्लोरा और फना होते हैं ये पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करते हैं, अतः आपका पहला ऑप्शन सही है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, CNG का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस और कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है सिलिका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का और सोडियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब आपका अगला क्वेश्चन है, परम तापमान पैमाना कौन सा है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ये सभी। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वह है केल्विन, क्योंकि केल्विन जो है वो परम तापमान पैमाना है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आपका जो है WWF, दूसरा है WHO, तीसरा है PETA और चौथा है UN। तो जो सही ऑप्शन आपका है वह है UN, क्योंकि UN एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्य करती है। अब आपका जो है अगला जो लास्ट आपका क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन है, वह है फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो इसमें ऑप्शन के लिए जो है दिया है 100 फ़ारेनहाइट, 80 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट और 32 फ़ारेनहाइट। तो इसका जो है सबसे सही आंसर है आपका जो है वो है 212 फ़ारेनहाइट। बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम जो है सीटेट और टीईटी के पर्यावरण संबंधी जो है क्वेश्चनों से लिए हैं और प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक हैं। इन क्वेश्चनों को हम सीटेट, यूपी टीईटी, एमपी टीईटी, महाराष्ट्र टीईटी, राजस्थान टीईटी आदि जगहों से जो है संग्रहित किए हैं और हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए जो है काफ़ी उपयोगी होगा।